हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अकरम शेख और आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, हम लोग 12th स्टैंडर्ड का जो आपका एसपीसीसी एक सब्जेक्ट है उसका सेकंड पार्ट यानी कि सेक्रेटरी प्रैक्टिस, उसका हम लोग आज इस वीडियो के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है एसपीसीसी ओसीएम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी के वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपके ये जो वीडियो है उसकी लिंक भी आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे सेक्रेटरी प्रैक्टिस का जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। जो कंपनी होती है वो कंपनी को शेयर अपना कैपिटल को रेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, शेयर को इश्यू करना पड़ता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पूरा चैप्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन के साथ। A public company invites the general public to subscribe to its shares by an invitation through a prospectus। एक पब्लिक कंपनी जो होती है वो क्या करती है, जनरल पब्लिक यानी आम जो जनता होती है उसको वो इनवाइट करती है कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज करें। तो ये किसके थ्रू करती है, प्रोस्पेक्टस यानी कि एक प्रस्तावना भेजती है। इनविटेशन के जरिए एक प्रस्तावना भेजती है और प्रस्तावना के जरिए वो यहाँ पे इनको इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को कि भाई हमारी कंपनी के शेयर से हम इतने शेयर्स बार बार इश्यू करना चाहते हैं और आप लोग इसको अगर इंटरेस्टेड है, परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज करिए। द कंपनी ऑल्सो इश्यूज सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। और कंपनी क्या करती है, कभी कभी इसको जो शेयर्स होता है ना इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी एक इसको ये कंपनी जो है वो कभी कभी प्राइवेट जो प्लेसमेंट्स होती है ना उसके जरिए भी ये सिक्योरिटीज को इश्यू करते हैं। इन एडिशन टू दिस, शेयर्स आर ऑल्सो इश्यूड बाय द कंपनी थ्रू राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर। और साथ में देखा जाए तो कंपनी कभी कभी राइट शेयर्स का मतलब होता है कि जो उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को वो नए शेयर्स भी देना चाहती है। और बोनस शेयर्स यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड न देते हुए डिविडेंड की जगह पे यानी कि अगर कुछ प्रॉफिट कमाया अगर कंपनी ने तो वो प्रॉफिट में से वो डिविडेंड देती है। डिविडेंड ना देके उनको कुछ बोनस के तौर के ऊपर दूसरे नए शेयर्स उनको यहाँ पे इश्यू कर देती है। तो कंपनी किस तरह से शेयर बार इश्यू कर सकती है, पहला तो जनरल पब्लिक को डायरेक्ट इन्वाइट कर सकती है, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है उसके जरिए, या तो फिर राइट शेयर्स यानी जो उसके नए जब शेयर इश्यू करने हैं तो उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे पहले उन्हीं को वो शेयर इश्यू करेगी। और या तो फिर बोनस शेयर कि जो प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट के हिस्से में से डिविडेंड न देते हुए डिविडेंड की अमाउंट की जगह पे उनको नए शेयर्स दे देना, तो इसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो इस प्रकार से कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है। It is necessary for a company to fulfill the provisions of the Securities Act Regulation Act 1956, the Companies Act 2013 and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India यानी कि SEBI under Securities and Exchange Board of Indian Act 1992 for public issue of shares and other securities in India। यानी कभी भी कंपनी को अगर शेयर्स इश्यू करने हैं तो उन्हें ये सारे एक्ट जो बताए प्रोविजंस जितने भी है जितने भी वो सभी प्रोविजंस को ध्यान में रखना है और उन प्रोविजंस के मुताबिक। और ये कंपनी के जो भी एक्ट है 2013, फिर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 और एसईबीआई यानी कि सेबी के जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ही ये इश्यूज कर सकते हैं शेयर्स। इसके अलावा वो शेयर इश्यू नहीं कर सकते। थस पब्लिक कंपनी रेजिज शेयर कैपिटल थ्रू। तो पब्लिक कंपनी जो है वो अपना जो शेयर कैपिटल रेज यानी बढ़ा सकती है। किस तरह से बढ़ा सकती है, तो पहला पब्लिक इश्यू यानी कि डायरेक्ट जनरल पब्लिक को सीधा बता दिया प्रोस्पेक्टस देके कि भाई आओ जिसको भी चाहिए हमारी कंपनी के शेयर आप लोग परचेज कर सकते हैं, पहला हो गया। सेकंड है राइट इश्यूज यानी कि जो उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही वो अपने जो नए शेयर इश्यू करना है वो उनको दे रही है। फिर बोनस इश्यूज यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रॉफिट जो कमाया था उसमें से डिविडेंड जो देना है उस कीमत का उनको बोनस के तौर के ऊपर शेयर्स दे देना। और प्राइवेट प्लेसमेंट या तो फिर किसी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए यहाँ पे शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं, शेयर इश्यू करके अपना फंड को रेज कर सकते हैं यानी कि बढ़ा सकते हैं। Along with initial public offer, existing shareholders can also offer part of their holdings to the general public through the prospectus by taking permission of the board of the director। अब यहाँ पे क्या होता है कि अलॉन्ग विथ इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक को भी एक ऑफर होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो क्या करते हैं कि उनके पास जो शेयर है वो किसी और पब्लिक को वो ऑफर कर रहे हैं। यानी कि जिसके जनरल पब्लिक जो है जो उसके शेयर होल्डर है
उसके पास जो शेयर्स पड़े वो अपने शेयर्स में से किसी और आम जनता को यानी कि जनरल पब्लिक को अगर वो देना चाहती है तो वो भी खुद एक प्रोस्पेक्टस बाहर निकालेंगे, यानी कि प्रोस्पेक्टस एक प्रस्तावना देंगे और उसके अंदर वो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी वो परमिशन लेंगे और उसके बाद फिर वो लोग यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है वो जनरल पब्लिक को भी ये शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल, और इसको क्या बोला जाता है? ऑफर फॉर सेल। फ्रेंड्स, ये ऑफर फॉर सेल जो अभी हमने यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका 1 मार्क में या तो एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, तो इसको समझिएगा। ऑफर फॉर सेल यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अगर जनरल पब्लिक को शेयर इश्यू करना चाहता है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लेके प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रस्तावना दे के फिर उसको वो इश्यू कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। The prospectus in any kind of notice, circular, advertisement or any other document through which the company invites the public to subscribe to its securities। अब जो प्रोस्पेक्टस होता है वो किस तरह से, यानी कि प्रस्तावना किस तरह से भेजी जाएगी पब्लिक को, कैसे पता चलेगा कि भाई ये कंपनी है, वो कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करना चाहती है। तो प्रोस्पेक्टस जो है वो नोटिस के जरिए भेजी सकती है या फिर कोई सर्कुलर या फिर एडवर्टाइजमेंट के जरिए पब्लिक को इसमें इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि पब्लिक जो है उसको सब्सक्राइब कर सके, सिक्योरिटीज को यानी कि शेयर्स को परचेज कर सके। तो जो प्रोस्पेक्टस है वो 3 प्रकार से होगा, नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टाइज। ये 3 माध्यम से ही हम लोग जनरल पब्लिक को इसकी हम लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया आपके लिए, ये भी 1 मार्क में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको, बराबर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। द कंपनी टेक्स हेल्प ऑफ वेरियस इंटरमीडियरीज, यानी कि कंपनी जो है वो इंटरमीडिएट्स यानी कि जो बीच में कुछ एजेंट्स होंगे उन लोगों को वो रखेगा अपना काम आसान करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे बोला है लीड मैनेजर, फिर रजिस्ट्रार, फिर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स टू इश्यूज, फिर अंडरराइटर्स, डिपोजिटरीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। यानी जब भी कंपनी को ये सब अपना कंपनी के शेयर्स जो है उसको इश्यू करना है तो इश्यू करने के लिए उसे कोई ना कोई बीच में कोई आदमी चाहिए, यानी कि बीच में कोई पार्टी चाहिए। डायरेक्ट वो कंपनी जो है वो डायरेक्ट इश्यू नहीं कर रही, वो बीच में कुछ इंटरमीडिएरीज को रख रही है। तो कौन कौन होंगे इंटरमीडिएरीज, ये भी आपको 1 मार्क में या तो एमसीक्यू में आ सकता है। कौन कौन इंटरमीडिएरीज होगी तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स टू इश्यू, अंडरराइटर्स, डिपोजिटरी एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और स्टॉक एक्सचेंज, ये सब जो है वो हमारे इंटरमीडिएरीज है। कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ अ पब्लिक इश्यू, तो ये सारी इंटरमीडिएरीज जो है वो पूरी जो प्रोसेस जो है इसकी कंप्लीट करने में इनको मदद करती है कंपनी को। द कंपनी सेक्रेटरी इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ इश्यूइंग सिक्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएरीज बाय फुलफिलिंग प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेलिंग लॉज। तो जो कंपनी सेक्रेटरी है वो इनिशियली पूरी जो इसकी जो प्रोसीजर है, इसकी प्रोसीजर में 2 होती है। एक होता है कि उसको शेयर का एप्लीकेशन करना और दूसरा होता है उसका अलॉटमेंट, यानी कि पहले एप्लीकेशन जब जनरल पब्लिक को जब ये इनवाइट करेंगे प्रोस्पेक्टस के माध्यम से तो जनरल पब्लिक पहले क्या उसके लिए एप्लीकेशन करेगी। जो एप्लीकेशन करने के बाद फिर दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है अलॉटमेंट का, यानी किसको किसको हमें शेयर्स देना है। तो ये 2 प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस का जो पूरा जो ख्याल रखेगा वो कौन रखेगा? कंपनी सेक्रेटरी। और जो कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वो इन इंटरमीडिएरीज के साथ में रहकर जो भी हमने इंटरमीडिएरीज जो हमने अभी पढ़ी वो सारी इंटरमीडिएरीज को साथ में रख के, यानी इसमें से जिसको भी वो लेगा उनको साथ में रख के, और जो प्रोविजंस जो है जो हमारे जो लॉज है वो कानून है जो उसके तहत यानी उसके मुताबिक वो अपने रूल्स को सब फॉलो करेगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग सैंक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टस फ्रॉम सेबी द प्रोसीजर ऑफ पब्लिक इश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जब हमने जो प्रोस्पेक्टस है जो प्रस्तावना जो थी यानी हमें कितने शेयर्स हमें इश्यू करने हैं और एक शेयर की क्या कीमत रहेगी, हमारा ऑथोराइज कैपिटल कितना है, हमें इश्यूड कैपिटल कितना है और सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, वो सारा हम लोग प्रोस्पेक्टस में बताएंगे। और वो किस प्रकार का हमारा शेयर्स होगा, ये इक्विटी शेयर होगा या प्रेफरेंस शेयर होगा, वो सब चीज़ें हमने प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया होगा। ये प्रोस्पेक्टस पहले जाएगा सेबी के पास यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाएगा, और ये सेबी जो है अगर उसको अप्रूव करती है तब जाके बाद में कंपनी जो है वो पब्लिक को इस चीज़ का ऑफर कर सकती है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया कि क्या है कि भाई जो प्रोस्पेक्टस है उसको कौन अप्रूव करेगा, तो प्रोस्पेक्टस को यस अप्रूव कौन करेगा? सेबी। सेबी यानी कि SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
अब जो उसकी आगे की प्रक्रिया है यानी कि आगे की प्रोसीजर, द प्रोसीजर ऑफ पब्लिक इश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसको हमने दो हिस्सों में उसको बांटा हुआ है। पहला है प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन, यानी जब हम उसको पब्लिक को हम इन्वाइट करेंगे तो इन्वाइट करेंगे तो सबसे पहले पब्लिक क्या करेगी, उसके लिए एप्लीकेशन करेगी। तो सबसे पहला है प्रोसीजर फॉर शेयर एप्लीकेशन के पब्लिक ने उसके लिए एप्लीकेशन किया। एंड द सेकंड प्रोसीजर क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब जब हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, अब सपोज कि हमें 100 ही शेयर हमें अगर इश्यू करने थे और हमारे पास आ गई है एप्लीकेशन 200 की, बराबर। तो अब हम लोग तो सिर्फ जो हमने प्रोस्पेक्टस में बताया था कि हमें 100 शेयर इश्यू करने तो हम 100 ही शेयर इश्यू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग इश्यू नहीं कर सकते। तो जो एक्सेस जो हमारे पास जो आ गई है एप्लीकेशन, तो अब हमें उसमें से कैटेगराइज करना पड़ेगा कि हम भाई किसको अलॉटमेंट, अलॉटमेंट यानी कि देना, किसको हम लोग शेयर देंगे। अब 200 को सबको तो हम लोग शेयर नहीं देंगे, तो किसको किसको शेयर देना है वो हो गया हमारी सेकंड प्रोसीजर। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर ये हो गया हमारा सेकंड प्रोसीजर। तो हम लोग आज जो वीडियो है, ये वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ पहली प्रोसेस जो है वो लोग देखते हैं हम लोग कि प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन क्या है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन। द प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। इसको 4 स्टेजेस में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, यानी जो हमने एक बार प्रोस्पेक्टस सेबी ने हमको अप्रूव कर दिया, उसके बाद की जो प्रक्रिया जो शुरू करे, उसमें जो पहली प्रक्रिया है वो है हमारी प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन, कि किस तरह से शेयर की एप्लीकेशन की जाएगी। तो उसके अंदर 4 स्टेजेस है, वो स्टेजेस हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे जो कंपनी जो शेयर इश्यू करना चाहती है वो पहले तो बैंक के अंदर एक अकाउंट खोलेगा। तो हम लोग देखते हैं बैंकर्स टू इश्यू आर अपॉइंटेड बाय कंपनी टू मेक ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ शेयर्स। यानी जो कंपनी जो शेयर इश्यू करना चाहती है तो सबसे पहले वो एक बैंक को सिलेक्ट करेगी कि भाई अगर जो शेयर परचेज करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन करेगा, तो वो एप्लीकेशन कहाँ पे जाके करेगा, तो उसके लिए बैंक सिलेक्ट करके रखेगी कंपनी कि भाई जिसको भी एप्लीकेशन करनी है वो हमारा ये बैंकर है, उस बैंक पे जाके आपको वो एप्लीकेशन और उसका पैसा भरना है। तो सबसे पहले बैंकर टू इश्यू आर अपॉइंटेड बाय कंपनी टू मेक ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ द शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन करने हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन वो एक बैंक के माध्यम से करेंगे, और वहाँ पे वो बैंक को पहले अपॉइंट करेंगे, एक सिलेक्ट करेंगे। The company can open a current account in any scheduled bank for making transaction regarding the issue of shares। यानी कोई भी शेड्यूल्ड बैंक होगी, उस शेड्यूल्ड बैंक के अंदर कंपनी जाके पहले करंट अकाउंट खोलेगी, क्योंकि सब लोग एप्लीकेशन वहीं पे जाके करने वाले। फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक इश्यू द कंपनी opens a special bank account with the banker to the issue which is known as the escrow bank account। ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमें शेयर्स अगर इश्यू करना है तो सब शेयर इश्यू करने के लिए हमने जो बैंकर जो सिलेक्ट किया, बैंकर टू इश्यू जो हमने सिलेक्ट किया, जो बैंक को हमने सिलेक्ट किया है, तो वहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट खोले। जो करंट अकाउंट ये एक स्पेशल करंट अकाउंट खुल रहा है और सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए खोला जा रहा है। यहाँ पे बिजनेस के और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने वाले। ये सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो शेयर्स की एप्लीकेशन का जो अमाउंट है उसी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने जो स्पेशल अकाउंट खोला उस स्पेशल अकाउंट का नाम क्या है फ्रेंड्स, ये है एस्क्रो बैंक अकाउंट। ये इस प्रकार का हमने यहाँ पे अकाउंट खोल दिया। अब दिस अकाउंट इज ओपन बाय प्रेजेंटिंग अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड इन द बोर्ड ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ अकाउंट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। ये जो अकाउंट हमें खोलना है तो यहाँ पे हमें अकाउंट खोलने के लिए जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो हमें देना ही है अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन साथ में हमें क्या देना पड़ेगा, जो हमने कंपनी की एक मीटिंग की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि भाई हमें इस तरह के शेयर्स हमें इश्यू करने हैं, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जो भी हमें इश्यू करना है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स। तो वो हमने जो मीटिंग के अंदर जो हमारा रिजोल्यूशन जो पास हुआ था वो रिजोल्यूशन की कॉपी भी हमें साथ में यहाँ पे देनी पड़ेगी अकाउंट ओपनिंग के वक्त। While opening this account, company assures that the share application money will be deposited in this account and the total amount including share capital and premium if shares are issued at premium will be transferred to the company's account only after completion of the process of share allotment। अब यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे एक इंश्योर करना है कि जब अकाउंट हमने खोल लिया तो अकाउंट खोलने के बाद जब तक यानी हम लोग जब तक अमाउंट को पब्लिक को जब तक हम लोग शेयर अलॉटमेंट नहीं करेंगे तब तक जितने भी एप्लीकेशन का अमाउंट आया वो सारा अमाउंट जो है वो हमारा कंपनी का जो मेन अकाउंट होगा उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। यानी इससे ये पता चला कि जो एस्क्रो अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के एप्लीकेशन के रिलेटेड ही हमने अकाउंट खोला है,
इसके अंदर हम लोग कंपनी का और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। तो जो भी पूरा एप्लीकेशन का जो पूरा मनी आया है वो उसका अलॉटमेंट हो जाने के बाद जो हम लोग जितना हमारा जो शेयर की जो कीमत थी यानी जितना हमें इश्यू करना था वो अमाउंट हम हमारे कंपनी के मेन अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफ़र करेंगे। यानी फिर चाहे वो हम लोग शेयर्स को अगर हम लोग ने प्रीमियम के ऊपर ही हमने क्यों उसको इश्यू ना किया, प्रीमियम यानी कि जो उसकी जो फेस वैल्यू होगी उससे कुछ ज़्यादा कीमत हम लोग पब्लिक के पास से हम लोग और ले रहे हैं, तो ये प्रीमियम के अमाउंट भी हमने जो कलेक्ट कर लिया है एप्लीकेशन के टाइम के ऊपर वो सारा मनी अलॉटमेंट हो जाने के बाद यानी जिस जिस को शेयर्स हमने इश्यू किए बाकी के जो रिजेक्ट किए वो सारी प्रोसीजर हो जाने के बाद ये पूरा पैसा जो है वो कंपनी के मेन अकाउंट के अंदर चला जाएगा। दिस अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट। और जैसे ही ये शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट हो जाने के बाद जिसको शेयर्स इश्यू नहीं हुए उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा और जिसको शेयर इश्यू हो चुके उसका जो पैसा जो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा था वो कंपनी के मेन अकाउंट में आ जाएगा। अब हमारा पर्पज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग ये एस्क्रो अकाउंट जो खोला था उसको यहाँ पे हम लोग बंद कर देंगे। एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ सेबी 1 जनवरी 2016 शेयर एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली थ्रू असबा, ASBA इसको बोलेंगे असबा, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। यानी 2016 से पहली जनवरी से 2016 से अभी नई गाइडलाइंस जो आई है उसके मुताबिक अब जो भी एप्लीकेंट को जो पैसा यानी कि अगर शेयर्स परचेज करने हैं तो उसे कोई एप्लीकेशन बैंक पे करने की जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकता है। सिर्फ एप्लीकेशन करेगा तो क्या होगा कि असबा यानी कि उसका एक अकाउंट होगा, उसका खुद का एप्लीकेंट का जो इन्वेस्टर है उसका खुद का एक अकाउंट होगा, वही अकाउंट के अंदर उसकी वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो वो यहाँ पे उसकी अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी, ना वो कंपनी के अकाउंट के अंदर आएगा और ना ही वो खुद उसको उस अमाउंट को इस्तेमाल करता है। अगर फिर कंपनी ने अगर उसको इश्यू किया बराबर है तो वो पैसा सीधा कंपनी के खाते में चला जाएगा। अगर कंपनी ने इश्यू नहीं किया तो उसी के अकाउंट के अंदर वो पैसे पड़े थे वो ब्लॉक थे, वो ब्लॉक वहाँ से हट जाएगा तो बाद में वो पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 2016 से ये नया गाइडलाइंस आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द असबा procedure, the share application money is blocked by the bank where the applicant holds his account. The money remains blocked till the share allotment is done and the application money is transferred to the company's account. जो अभी मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेंट है उसी के बैंक के अकाउंट के अंदर, यानी अब यहाँ पे कंपनी ने जो नया अकाउंट खोलना है, अब ये जो एस्क्रो अकाउंट वाला है वो यहाँ पे भी मामला नहीं रहेगा। अब नई जो प्रोसीजर है इसमें ये सीधा ये हो गया कि जो एप्लीकेंट है उसी का जो बैंक अकाउंट है उसी के अकाउंट के अंदर वो पैसा अमाउंट जो है उसका ब्लॉक रह जाएगा, यानी वो खुद को उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। कब तक? जब तक ये अलॉटमेंट नहीं हो जाता। अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो जो पैसा जो था वो कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा, और अगर अलॉटमेंट उसको नहीं होता यानी उससे शेयर्स नहीं मिलते हैं तो जो उसका ब्लॉक है वो हट जाएगा, तो अब वो उस पैसे को वो इस्तेमाल कर सकता है। As soon as the allotment of the share is done, the amount of share allotted is transferred to the bank account of the applicant to the bank account of the company. तो सीधा जैसे ही उसको अगर allotment हो जाएगा, उसको मिलते हैं शेयर्स, तो वो उसके अकाउंट में से पैसा कट के कहाँ चला जाएगा? कंपनी का जो अकाउंट होगा उसमें चला जाएगा। Thus, the question of refunding the application money on share not allotted does not rise. तो इससे क्या होगा कि पहले जो एस्क्रो था तो वहाँ पे ये होता था कि भाई पहले पैसा भरो, तो कंपनी का जो बैंक का अकाउंट जो बनाया था एस्क्रो उसके अंदर पैसा जाके भरा, बाद में जब अलॉटमेंट हुआ तो ठीक है, अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो बाद में फिर वापस वो बैंक उसको रिफंड करती थी। अब ये पूरी जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो गई, डायरेक्ट सीधा हमारे अकाउंट में ब्लॉक रहेगा। अगर मिलता है हमें शेयर्स तो हमारा जो अमाउंट है वो सीधा कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा, और अगर हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो वो पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा था सिर्फ वहाँ से ब्लॉक हट जाएगा, तब हम उस अपने ही पैसे को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे रिफंड करने की कोई बात आएगी नहीं। तो ये हो गया सबसे पहला प्रोसीजर था, पर सबसे पहला स्टेज था वो था बैंक में एक अकाउंट खोलना। नाउ द सेकंड स्टेज इज द रिसीविंग शेयर एप्लीकेशंस। वंस द प्रोस्पेक्टस इज सैंक्शनड बाय द सेबी, एक बार प्रोस्पेक्टस सैंक्शन हो गया, सेबी ने सैंक्शन कर दिया एंड अप्रूव कर दिया, द कंपनी की एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड publicly announces the period during which the public offer will remain open for public subscription. फिर कंपनी एक न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइज देगी, या तो नोटिस या तो सर्कुलर, उसके जरिए पब्लिक को बताएगी कि भाई ये जो हमने ऑफर जो दी है यानी कि हम जब शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं वो कितने दिन के लिए ये ऑफर रहेगी और कितने दिन के अंदर आप लोग इसका एप्लीकेशन कर सकते हो। जनरली दिस पीरियड इज 3 to 5 days। जनरली जो एडवर्टाइजमेंट हम देते हैं तो 3 से 5 दिन के अंदर उसके एप्लीकेशन करने का टाइम रहता है।
All investors willing to apply for shares can obtain share application forms from share brokers, sub brokers, stock exchanges और बैंक recognized for the process of असबा। जितने भी इन्वेस्टर यानी जो भी अपना पैसा ये शेयर परचेस करने के लिए जो लगाना चाहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन जो है शेयर्स के लिए जो अप्लाई करना है उसकी जो एप्लीकेशन है वो शेयर ब्रोकर या सब ब्रोकर या तो स्टॉक एक्सचेंज या तो फिर जो उसने जहाँ पे उसका खुद का जहाँ पे अकाउंट है बैंक का, जहाँ पे उसने असबा अकाउंट यानी उसी के खुद के बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे वो जाके एप्लीकेशन कर सकता है। इन्वेस्टर विल डिपॉजिट द ड्यूली फिल्ड in share application form along with all details, signature and copy of permanent account number to the brokers who manage to deposit the application form to banks recognized for ASBA process so that the share application money can be blocked in the respective bank account of the applicant। जो एप्लीकेंट है यानी कि जो इन्वेस्टर है उसे क्या करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसमें उसके अपने नीचे दस्तखत यानी सिग्नेचर करनी है और पैन कार्ड नंबर जो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर बराबर उसकी एक कॉपी भी यहाँ पे ब्रोकर या सब ब्रोकर या फिर उसका जो बैंकर है उसको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसकी जितनी रिस्पेक्टिव अमाउंट होगी वो अमाउंट जो है वो उसका असबा अकाउंट के अंदर उसका उतना ब्लॉक किया जाएगा। Applicants can directly approach banks recognized for ASBA process and deposit the share application for further process of blocking the application amount। और जो एप्लीकेंट है वो डायरेक्ट इसका जहाँ पे असबा अकाउंट है वहाँ पे भी जाके और सीधा एप्लीकेशन कर सकता है और उसकी अमाउंट को ब्लॉक करवा सकता है। नो चेक आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ असबा। अब ये असबा के लिए जो है उसमें कोई चेक की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके बैंक के अकाउंट में ही वो पैसा पड़ा है और सीधा उतना ही ब्लॉक हो जाएगा, उसको अलग से कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। Under the ASBA process, it is compulsory to deposit the application form to any of the recognized branches of the bank for ASBA process in which the applicant hold his bank account, because the bank requires to block the application money in the account। तो जब अगर असबा प्रोसीजर से अगर हम लोग करते हैं तो ये कंपलसरी है कि जहाँ पे हमारा असबा अकाउंट है बराबर है वहाँ पे जाके हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, ताकि वो एप्लीकेशन के जरिए जो बैंकर जो है वो बैंकर क्या करेगा, उसका अमाउंट जितनी बनती है वो अमाउंट को ब्लॉक करेगा और वो किसके बेस के ऊपर का, वो एप्लीकेशन के बेस के ऊपर उसको ब्लॉक करेगा। The process for allotment is carried out after verifying the specimen of the signature in bank account and demat account of the applicant। अब ये प्रोसीजर जो है वो जो एप्लीकेशन जो दी तो एप्लीकेशन में जो सिग्नेचर जो की थी वो सिग्नेचर और उसका जो असबा अकाउंट या तो उसका जो डिमेट अकाउंट है उसमें एप्लीकेंट की किस तरह से सिग्नेचर हो पहले उसको मैच की जाएगी। फिर मैच करने के बाद फिर कंफर्म किया जाएगा हाँ दोनों यानी कि एप्लीकेंट और जो अकाउंट होल्डर वो दोनों एक ही है, उसके बाद फिर आगे की प्रोसीजर करेंगे। After receiving the share application and blocking the application money, the bank informs the same to registrar of the companies, and only those applications of which the application amount is blocked are handed over to the lead manager of the company by banks। फिर क्या करेंगे, जब एप्लीकेशन आ गई सब कुछ स्क्रूटिनाइज कर लिया कि भाई देख लिया चेकिंग कर लिया साइन भी बराबर है एप्लीकेशन भी बराबर है, तो अब यहाँ पे जो बैंक जो है जहाँ पे हमारा असबा अकाउंट होगा इन्वेस्टर का जहाँ पे असबा अकाउंट होगा वहाँ पे वो बैंक जो है वो अमाउंट को ब्लॉक करेगी, फिर इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को बराबर है, और बाद में फिर ये जो ऑफ विच द एप्लीकेशन अमाउंट इज ब्लॉक्ड एंड हैंडेड ओवर टू द लीड मैनेजर, और जितनी एप्लीकेशन आई थी वो सारी जो लीड मैनेजर होगा जो बैंक का उस लीड मैनेजर को सारी एप्लीकेशन हैंड ओवर कर दी जाएगी। कौन करेगा ये सब हैंड ओवर, जो बैंक जो है वो बैंक लीड मैनेजर को सारी एप्लीकेशन हैंड ओवर करेगी और बताएगी कि भाई इतनी एप्लीकेशन आई है हमारे पास और ये एप्लीकेशन का इतना अमाउंट हमने एक इन्वेस्टर जो है उसके अकाउंट में हमने यहाँ पे ब्लॉक करके रखा है। फिर आगे की प्रोसेस यानी कि जो थर्ड स्टेज है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशंस। अब जब एप्लीकेशन आ गई बैंक ने कलेक्ट कर ली, बैंक ने कलेक्ट करके दे दी लीड मैनेजर को, अब आगे की प्रोसेस क्या है, अ स्टेटमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन। अब जितनी एप्लीकेशन है ना उसका एक स्टेटमेंट बनेगा कि कितनी टोटल हमारे पास, यानी सबका नाम भी लिखा होगा और कौन से इन्वेस्टर ने कौन से एप्लीकेंट ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसकी पूरी एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरा एक लिस्ट बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा। एप्लीकेशंस विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आर रिजेक्टेड। जो एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, यानी कि शेयर एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन की है लेकिन मेंशन नहीं किया है कि भाई कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया है, यानी और भी कोई डिटेल्स होगी, पैन कार्ड की कॉपी नहीं है उसमें अटैच किया है, ऐसा कुछ भी होगा तो इनकम्प्लीट जो डिटेल वाली जो एप्लीकेशन होगी उसको पहले तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशंस
क्वालिफाइंग फॉर द शेयर अलॉटमेंट आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑफ द इन्वेस्टर्स। फिर जो परफेक्ट जो एप्लीकेशंस आई थी, यानी कि पूरी डिटेल भरी हुई जो एप्लीकेशंस थी, उसको फिर कैटेगरी वाइज में उसको बांटा जाएगा। एज पर द सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेंट्स आर टू बी क्लासिफाइड एज, जो एप्लीकेंट्स है उसको सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक उसको 4 हिस्सों में उसको बांटा गया है। पहला है रिटेल इन्वेस्टर्स, सेकंड वन इज द नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, थर्ड वन इज द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फोर्थ वन इज द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। इसमें एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी इसके अंदर एक पॉइंट है, इफ शेयर्स आर रिजर्व्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, अगर शेयर्स हमने कुछ रिजर्व रख के रखे कि हम हमारे एम्प्लॉय को इतने हम लोग शेयर्स देना चाहेंगे, तो ये चौथी कैटेगरी। तो जो एप्लीकेशंस आई, जो परफेक्ट एप्लीकेशंस थी, उसको सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। अब ये भी पॉइंट जो है उसको अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये भी आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि भाई कितने प्रकार के एप्लीकेशन जो है उसको कितने प्रकार में क्लासीफाई किया जाता है। तो हमको पता होना चाहिए, इसका आंसर है रिटेल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, institutional investors, and fourth one is the employee of the company. Now important thing of, as per the SEBI guidelines, it is necessary to reserve 10% of shares issued for retail investors। जो 4 कैटेगरी अभी हमने देखी उसमें से सेबी की गाइडलाइन ये बोलती है कि भाई जो 4 कैटेगरी में आप लोग जो आपकी एप्लीकेशंस को आप लोग डिवाइड करोगे, उसमें से पहली जो कैटेगरी यानी कि रिटेल इन्वेस्टर जो है 10% कंपलसरी है कि भाई 10%, 10% तो आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को उसमें से आपको अलॉट करना ही पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया कि भाई सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक है तो किस प्रकार के इन्वेस्टर को कितना परसेंट दिया जाए, तो ये आपका आंसर होना चाहिए 10% हमें रिजर्व में रखना है। किसके लिए? तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व में रखना है। Generally, a company discloses the reservation made for each class of investors for shares to be allotted in its prospectus। और जनरली जो कंपनी होती है वो अपने जो प्रोस्पेक्टस जो होता है ना, उसी के अंदर वो मेंशन करके रखती है कि भाई हम लोग ने किस प्रकार के इन्वेस्टर्स है, जो 4 कैटेगरी उसमें से किस प्रकार के इन्वेस्टर को हम कितना परसेंट हम लोग रिजर्व में रखेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड प्रोसीजर। पहला हो गया हमने अकाउंट खोल लिया, दूसरा एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन कर दी, थर्ड प्रोसेस क्या हुआ, जो एप्लीकेशन थी वो आ गई कंपनी के लीड मैनेजर के पास, और लीड मैनेजर ने फिर उसमें से देखा कितनी परफेक्ट है, कितनी इनपरफेक्ट है, इनपरफेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, जो परफेक्ट थी उसको फिर अगर आगे की प्रोसीजर में 4 कैटेगरी में उसको बांट दिया। अब आती है बारी शेयर एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इन ईच कैटेगरी इज कंपेयर्ड विद नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हमने जो 4 कैटेगरी में बांटी है, तो एप्लीकेशंस हमने उसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि हमने क्या रेशियो रखा था कि कौन सी कैटेगरी में हम लोग कितने कितने शेयर्स हम लोग इश्यू करेंगे, और उसके सामने हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई है, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इन अ कैटेगरी आर मोर देन द शेयर्स टू बी अलॉटेड, देन प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट इज डन। अगर हमने जितनी कैटेगरी में जितने हमने रखे थे कि भाई एक कैटेगरी के अंदर हम इतने ही शेयर इश्यू करेंगे, और उससे अगर ज़्यादा अगर हमारे पास अगर एप्लीकेशन आ जाती है, तो उसको हम लोग प्रोपोर्शनेटली उसको अलॉटमेंट करेंगे। यानी कि हम लोग देखेंगे कि हमें इससे ज़्यादा तो हम लोग उसमें अलॉटमेंट नहीं कर सकते, तो किन लोगों को हमें देना है, किन लोगों को हमें नहीं देना है। यानी कि अगर किसी ने 10 के लिए एप्लीकेशन की, तो किसी को हम 5-5 करके भी देंगे, सबको अगर देना है तो उसके मुताबिक प्रोपोर्शनेटली वहाँ पे कंपनी जो है वो डिसाइड करेगी। अलॉटमेंट इज फाइनलाइज इन कंसल्टेशन विद द कंपनी सेक्रेटरी। अलॉटमेंट जो होगा वो फाइनल हो जाएगा किसके साथ में रह के? कंपनी सेक्रेटरी, लीड मैनेजर टू इश्यू एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये तीनों लोग मिल के, कंपनी सेक्रेटरी, लीड मैनेजर और जो रिकॉग्नाइज्ड जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो सब लोग मिल के यहाँ पे फिर डिसाइड करेंगे कि किस किस को हमें ये अलॉटमेंट करना है। स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ द नेम ऑफ द एप्लीकेंट टू whom shares are to be allotted, numbers of shares allotted, demat account number, depository participant ID number, etc. is prepared। अब जब हमने यहाँ पे फाइनल कर लिया, कंपनी सेक्रेटरी, लीड मैनेजर और स्टॉक एक्सचेंज सबने मिलकर फाइनल कर दिया कि भाई इन लोगों को हमें ये जो शेयर्स है वो इश्यू करने हैं, यानी कि अलॉट करना है। तो यहाँ पे अब इसकी डिटेल पूरी बनाई जाएगी। डिटेल के अंदर मेंशन किया जाएगा भाई किसको हमने ये अलॉट किया, तो उसका नाम, फिर उसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, तो नंबर ऑफ शेयर्स, फिर उसका डीमेट अकाउंट के कौन से अकाउंट में ये जो शेयर्स है वो उसके जमा होंगे। अभी तो क्या है कि डीमटेरियलाइजेशन हो चुका है, यानी कि अब जो कुछ भी है फिजिकल शेयर कॉपी नहीं मिलती है, तो शेयर्स किस में डिपॉजिट होते हैं? डीमेट अकाउंट में।
तो जिसको अलॉट किया है तो उसका जो डीमेट अकाउंट होगा उसके डीमेट अकाउंट की डिटेल, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो एनएसडीएल है कि सीडीएसएल है उसकी भी डिटेल यहाँ पे पूरी बनाई जाएगी। Depository and depository participants are informed about the share allotment to respective applicants and share allotted are credited to respective demat account of the applicant। और फिर बाद में जो डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये फला भाई है, इनको इतने अकाउंट, इनका जो डिमेट अकाउंट के अंदर हम लोग ये इतने अलॉट, हम लोग शेयर्स जो है इतने अलॉट कर रहे हैं, उनके अकाउंट के अंदर हम लोग इतना क्रेडिट कर रहे हैं। The price of share allotted is transferred from the amount blocked under ASBA to the escrow account of the company। फिर जो प्राइस जो थी, जो एप्लीकेंट ने जो एप्लीकेशन की थी तो उसका अस्बा अकाउंट के अंदर जो अमाउंट जो उसका ब्लॉक हो गया था, अब उसको अमाउंट, अब ये शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, तो जैसे ही अलॉट हुआ तो जो बैंक थी वो उसके अस्बा अकाउंट में से वो पैसा उठा के कहाँ डाल देगी, कंपनी का जो एस्क्रो अकाउंट था वो एस्क्रो अकाउंट के अंदर यहाँ पे कंपनी ये पैसा ट्रांसफर कर देगी। Applicants are informed about the share allotted or not through SMS and email by the stock exchange and depository participants। और एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा, या तो एसएमएस या तो उसको ईमेल के जरिए जो उसका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या तो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए उसको बताया जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हुए है या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो भी उनको एसएमएस या तो ईमेल के जरिए बताएंगे, अगर अलॉटमेंट हुआ है तो भी उसको ये चीज़ इन्फॉर्म की जाएगी। द कंपनी ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एंड सेबी। और कंपनी भी जिनको इन्होंने, कंपनी ने जिनको अलॉटमेंट किया है उसकी डिटेल जो है, यानी उसका नाम, वो कितने नंबर ऑफ शेयर है, उसका डीमेट अकाउंट, उसकी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स किया, वो जो स्टेटमेंट जो बनाया था वो पूरा रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एंड सेबी दोनों को इसकी भी इंफॉर्मेशन देगी। The company is required to complete the entire process from receiving share application to allotment of shares and listing of shares on recognized stock exchange within 15 days as per the SEBI guidelines। और कंपनी को जो पूरी प्रक्रिया जो है, यानी कि जो एप्लीकेशन को रिसीव करना, फिर उसको क्लासीफाई करना, क्लासीफाई के बाद उसका अलॉटमेंट करना, अब अलॉटमेंट कर देने के बाद अपनी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिस्टिंग करवाना है, ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए सेबी ने गाइडलाइंस के मुताबिक उसको 15 दिन का टाइम दिया गया है। 15 दिन के अंदर उसको, ये कंपनी को ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जो प्रोसीजर थी वो थी हमारी शेयर एप्लीकेशन की। उसमें 4 हमने यहाँ पे देखे कि उसके 4 स्टेजेस है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग आपके क्वेश्चन मुझे कमेंट के जरिए पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।